Hello everyone, so welcome back to our series of PYQ questions. So previous वीडियो में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करे थे. अब बाकी के फर्दर क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. या सो क्वेश्चन नंबर 21. आपको सेम कंसेप्ट फॉलो करना है. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की. अगर सॉल्व हो रहा है तो आंसर्स चेक करिए, नहीं हो रहा तो आप अपना जो है कंसेप्ट चेक कीजिए. ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर नहीं भी हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा. ठीक है, यही आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अपना कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग करने. सो या क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case. ओके, कोई भी ऐसा नंबर आपको जब निकालना होता है जो किसी तीन नंबर से डिवाइड होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें चेक करना है कि वो जो है रिमाइंडर 7 भी दे रहा है. तो एलसीएम में अगर हम +7 कर देंगे, यानी एलसीएम प्लस रिमाइंडर अगर मैं कर दूंगी तो मेरे पास जो है, जो नंबर मुझे चाहिए वो आ जाएगा. ठीक है, देखो अब मैं एलसीएम लूंगी किसका, 12, 16 एंड 24. इसका जो है मेरे को एलसीएम निकालना है. ठीक है, सो मेरे पास एक ही वे है, 12, 16 एंड 24. 2, 6, 8, 12, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, and then we have final 3. So on multiplying all these we get is 48. ठीक है, सो एलसीएम इन तीनों का, अगर मैं 48 को इन तीनों नंबर से डिवाइड करूंगी तो वो इजिली हो जाएगा. बट मुझे चाहिए कि डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर मेरा 7 होना चाहिए. तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 48 प्लस 7 विच इज 55. अब मैं 55 को इन तीनों से जब भी डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 7 रिमाइंडर ही आएगा. ठीक है, ये है. याद रखना, आपके जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम से स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा मिलती है. आपको आंसर्स लिखने आने चाहिए. सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा कि आपने आंसर 55 निकाल दिया समहाउ. ये जो चीजें हैं ये रफ वर्क में मत शो करना, ये आप अपने फेयर वर्क में शो करना. एक एक आपको स्टेप लिखना है. ठीक है, जैसे लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस विल बी एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स. एंड मतलब पूरे लैंग्वेज के साथ लिखना, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. अ बैग कंटेन्स 4 रेड, 3 ब्लू एंड 2 येलो balls. Okay, one ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is red and yellow. So इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालो टोटल बॉल्स. टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास, 4 + 3 + 2, 9 बॉल्स. ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, event occurring, right? Event occurring upon total events, total number of events occur. ठीक है, यही होता है मेरा प्रोबेबिलिटी का. सो पहला क्या है, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. सो मेरे पास रेड बॉल्स कितने हैं, 4, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 9. सिमिलरली सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो. तो येलो बॉल्स कितने हैं, 2, टोटल बॉल्स 9. सो ये आपके आंसर हो गए. बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जरूरी नहीं आप बहुत हाई हाई क्वेश्चंस करते रहो और बेसिक जो है उनको भूल ही जाओ. ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चंस भी करने हैं. नेक्स्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो आपके ग्राफ बेस्ड है, तो इनके लिए आपको ग्राफ्स मिलेंगे, आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा. अब मैं यहाँ पे बस आपको एज अ रफ वर्क आपको शो कर सकती हूँ. ठीक है, हम्म, अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ओके, थोड़ा सा लाइन.
again. Okay, whatever. So yeah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is x, this is x dash, this is y dash, and this is y. अब मुझे सॉल्व पे x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 ये हो गया, ये वाली लाइन। एंड x इज इक्वल y इज इक्वल टू 7, ये वाली लाइन हो गई आपकी, राइट। ये आपकी y इज इक्वल टू 7 की लाइन होगी, वो x इज इक्वल टू 5, तो दिस इज योर पॉइंट 5, 7। अब ग्राफ में क्या होता है, एक एक आपको चीज याद रखनी है, जैसे इनको लेबल करना है, ठीक है, हाफ ऑफ मार्क्स करते हैं इसमें। स्केल जरूर लिखना, डोंट फॉरगेट टू राइट द स्केल, कि जो आपका 1 ब्लॉक है, ठीक है, वो 1 यूनिट्स का है, ठीक। एक्स एक्सिस पे सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी क्या है, 1 ब्लॉक जो है आपका 1 यूनिट का है। तो ये चीजें लिखना मत भूलना, ग्राफ को लेबल अच्छे से करना, इक्वल जो है स्केल्स। ये आपका ए पार्ट था। सिमिलरली बी में आपको बताना है कि वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल 0 एंड वाई इज इक्वल टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। सो कोई भी सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट तभी होगा जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, -1, -2, -3, ये आपका वाई डैश। सो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आया आपका, दिस इज द सॉल्यूशन। सो अब ये क्या है मेरा, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सिंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे स्केल वगैरह लिख के सब शो करना है, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। Next, if sine theta plus cos theta is equal to √3, then find the values of sine theta into cos theta. Okay, sine theta plus cos theta is equal to √3. So अब मैं क्या करूंगी इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। एक एक स्टेप लिखोगे, एक एक लाइन लिखोगे, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, याद रखना हमेशा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, सो यू नो द आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पे जो है ब्रैकेट में लिखोगे कि आपका जो, यहाँ पे आप जो है ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। इनके मार्क्स मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया। आप देखो ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज समथिंग बाय आइडेंटिटी, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी है। तो अगर मैं इसको डालूंगी तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। सो इसको इधर ले जाऊंगी, 2 रह जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 विच इज 1। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, 1। एक एक स्टेप लिखना, कुछ भी मिस नहीं करना। अब देखो, इफ साइन अल्फा इज दिस, कॉट बीटा इज दिस, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। ओके, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। सो
साइन की किस वैल्यू पे जो है 1/√2 आता है? 45 डिग्री। सिमिलरली कॉस, ओके, दिस कॉट बीटा इज इक्वल टू √3। तो कॉट की किस वैल्यू पे जो है √3 आता है? 30 डिग्री। अब मेरे पास बीटा है, मेरे पास अल्फा है, मेरे को निकालना क्या है? जस्ट सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर दूं। ओके, सो अब मेरे को निकालना है कॉसेक अल्फा। अल्फा इज 45 प्लस कॉसेक बीटा। बीटा इज 30। कॉसेक की वैल्यूज याद नहीं है तो कॉसेक क्या होता है आपका? 1/sin। ठीक है, तो अगर आपको साइन की वैल्यूज याद हैं तो यहाँ पे साइन डाल के उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, तो cosec 45 विल बी √2 एंड cosec 30 विल बी 2। सो दिस इज योर आंसर। इनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जो आपको आ रहा है, जो समझ आ रहा है उसमें उसको ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने पे समझ नहीं आता बट करने पे आ जाता है। सो सपोज आपने ये पार्ट चूज किया बट आपको ध्यान नहीं आ रहा कि इसको आप कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो आप सेकंड वाले ट्राई करो। ठीक है, तो ट्राई आप दोनों करो। अगर आपसे एक नहीं हो रहा तो कोई ना कोई करते करते आ जाए। नेक्स्ट, इन द फिगर xz is parallel to bc. Okay, az is 3 centimeter, zc is 2 centimeter, bm is 3 centimeter and mc is 5 centimeter. Find the length of xy. This is your xy, ये आपका y पॉइंट है। ठीक है, आपको इसकी जो है लेंथ निकालनी है। सो देखो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ट्राइंगल्स में से सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी हम यूज करके इस चीज को निकालें। ठीक है, जब मेरे को ये पूरी साइड गिवन है, ये पूरी साइड गिवन है, इतनी सारी वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब आप उस चीज को आगे इजीली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी एज एक्स इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ax by bm, no, not bm, ax by xb जो होगा that will be equal to az by zc। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो दो साइड्स हैं वो सिमिलर रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, विच इज 3/2। एंड ऑल्सो ट्राइंगल AXY will be similar to triangle ABM। AXY ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर। ठीक है, सो इससे मेरे को क्या मिलेगा कि AX अपॉन होल किसके इक्वल होगा? XY/BM। सो XY मुझे निकालना है। AX/AB, AB पूरी 5 होगी, AX होगी 3, 3/5 इंटू BM क्या होगी मेरे पास? 3। सो XY मेरे पास क्या आ गया? 9/5 विच इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के कीजिए। देखो, अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का है तो इट्स इनफ। 3 मार्क्स का है तो फॉर्मूले अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, डायग्राम अच्छे से बनाइए। ठीक है, 4 मार्क्स का है तो इससे ट्राइंगल प्रूफ कराइए। हमें हमें पता है सिमिलर होगा बट ये कैसे होगा वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका जो मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्टेप्स आप इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 26, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a एंड a-7। ओके, ये मेरा एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो 2a एंड a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ सर्कल इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, सपोज ये कोई एक पॉइंट है P, 11 एंड -9, रेडियस इज 5/2। एक सर्कल पास कर रहा है इससे, तो मुझे जो है निकालना है a की वैल्यूज।
2a and a-7। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर रेडियस, एंड रेडियस मेरे को गिवन है, तो इससे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, और अब देखो पीसी क्या है, पीसी इज नथिंग बट आर। आर क्या है, 5√2। अगर आपको रूट गिवन है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पीसी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। पीसी कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पीसी इज व्हाट, √11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 - a + 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो मेरा पीसी आएगा दैट विल बी, चलो ये है, ठीक है, ये मेरा पीसी है। अब पीसी स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो अगर मैं इसको इसमें डालूं तो 11 - 2a होल स्क्वायर प्लस -9 - a + 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 होल स्क्वायर। अब आपको ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 5a² - 40a + 75 इज इक्वल टू 0। सो a की फैक्टराइजेशन के बाद a-3 एंड a-5। Okay, so a is 3 and a is 5. This is your answer. हमारी जो वैल्यूज हैं a की वो 3 and 5 इजी क्वेश्चन था। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ये वाले, तो इसका मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट 27। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O, TP and TQ। देखो, अगर एक सेम सर्कल के सेंटर से जो आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो टेंजेंट्स जो है हमेशा इक्वल हो। ठीक है, प्रूफ दैट PTQ, suppose this is theta is twice of OPQ। ओके, तो मेरे को ये चीज प्रूफ करनी है। इसमें आप ये लिखोगे कि पहला आपका आएगा स्टेप, TP इज इक्वल टू TQ, tangents of same circle। ठीक है, जो एंगल है मेरा TPQ, दिस इज, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, TPQ इज इक्वल टू TQP। अगर साइड सेम है तो एंगल भी इक्वल होंगे, सेम साइड हैज सेम एंगल्स। ठीक है, एक एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तभी जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट, हमें निकालना है, लेट PTQ बी थीटा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज एंगल TPQ जो है वो इक्वल है एंगल TQP के, विच इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस θ/2। ठीक है, ये पूरा जो है इट इज 180 डिग्री माइनस θ/2। इसको मैं अलग अलग करूंगी तो 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इज एंगल OPT इज 90 डिग्रीज, ये वाला OP&T। सेकेंड में जरा दूसरे इससे मार्क कर दूं, OPT, ये वाला जो एंगल है ये मेरा जो है 90 डिग्रीज का है। ठीक है, सो OPT इज 90 डिग्रीज। OPQ
क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा बाय 2, which is theta by. So angle PTQ is twice of OPQ. ठीक है, ये OPQ क्या है? थीटा बाय 2। सो ये 2 को उधर ले जाऊंगी, थीटा का क्या मतलब था मेरा? PTQ। ठीक है, हेंस आराम से देखो, कुछ चीजों को एज इट इज क्वेश्चंस पे बहुत आते हैं, तो एक एक थियरम, एक एक प्रूफ, एक एक एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में है, किसी भी चीज को मत छोड़ना। ठीक है, उनके स्टेप समझने की कोशिश करो। कई बार सिमिलर क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे आपको इसके बजाय ये पूछ लेंगे कि ये वाली चीज प्रूव करो। ठीक है, तो ये चीजें मत भूलना। जैसे 90, क्योंकि ये वाला जो एंगल है मेरा, क्या है? पीपी, ये वाला एंगल जो है मेरा 90 माइनस थीटा बाई 2 है। ये वाला तो मुझे निकालना ही था, तो 90 में से ये वाला माइनस करूंगी तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोना डू इट। नेक्स्ट, in the given figure a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD. ओके, मेरा क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। एंगल बी हमारा 90 डिग्रीज है। AD इज 17, ए AB is 20 centimeter, DS is 3 centimeter. Okay, it's 3 meters. ये शायद मीटर नहीं है, इट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। ये आपका DS 3 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। ओके, सो आप कैसे करोगे अब देखो। DS, अब ये देखो, ये इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि सेम सर्कल के टेंजेंट है, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, तो ये वाले भी तो सेम होने चाहिए। AR आ जाएगा, अगर ये 3 है तो ये वाली साइड आ जाएगी मेरी कितनी? 14 सेंटीमीटर। AR है ना, AQ और AR भी सेम होंगे। ये भी 14 हो गया, 14 हो गया, ये 20 था, तो ये 7 7 आ गए। अगर ये 7 7 है, तो ये तो वैसे भी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। सॉरी, 20, दिस इज 6 not 7, दिस इज 6। ये आगे 6 6, ये वैसे भी स्क्वायर बन रहा है हमारा। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये भी 6 and 6 होगा, 90 90 एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। सो रेडियस हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ। जो मेरा DR है वो DS के इक्वल होगा, विच इज 3 सेंटीमीटर। अगेन, जो है हमारे टेंजेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, सो वी गेट AR as AD minus DR, which is 17 minus 3 is 14 centimeter. Also, QB is equal to, ओके नहीं, इससे पहले फिर अगर मेरा AR जो है वो इक्वल है AQ के, विच इज 14 सेंटीमीटर।
So QB will be what? AB minus AQ. 20 minus 14, which is 6 centimeter again. Okay. Now, since we can say QB is equal to OP is equal to R, सब इक्वल है, so therefore R भी जो है मेरा 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत डायरेक्ट है, ये तो आप डायग्राम से देख के आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हो रहा तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, हो जाएंगी चीजें। जो आपके PYQs है, इससे आपको यही सब पता लगता है कि कौन सा पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हो, कहाँ ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सब प्लीज कीजिए। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। ओके, the sum of the greater number and twice the smaller number is 13. Find the numbers. दो numbers है, let numbers be x and y। ये मेरे पास दो नंबर है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस एंड देयर हाफ इज 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सपोज मेरा ग्रेटर नंबर x है, the sum of greater number and twice the smaller number, twice the smaller number and x plus 2y is 13। ठीक है, x जो है ग्रेटर मैंने मान लिया एंड y जो है मेरा स्मॉलर। तो ये दो इक्वेशन आगे मेरे पास, इनको मेरे को बस सॉल्व कर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ना। x माइनस वाई 4 है एंड x प्लस 2y 13 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर तो बस इससे कट जाएगा। दिस विल बी -3y इज इक्वल टू -9। सो y is 3। Put it in equation, which value of y in equation 1। सो मेरा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज 7। ये मेरी वैल्यूज, नंबर्स आर 7 एंड 3। बोर्ड्स के एग्जाम में खाली सॉल्यूशन करके मत दिखा देना कि ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 ये क्या, एक एक स्टेप एक एक चीज करके लिखनी है। स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, a room is in the form of cylinders surmounted by a semi spherical dome। Okay, the base radius of the hemisphere is one half the height of the cylindrical part। Find the total height of the room if it contains this meter cube of air। Okay, it is something like this, a room cylinder है, hemispherical dome। एक रूम है जो सिलेंडर की शेप में है। Yes, this is cylinder and surmounted by a semi hemispherical dome, something like this। ठीक है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन रहा है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट ओके। तो बेस रेडियस of hemisphere is one half the height of cylindrical part। ये आपका R है। ठीक है, ये आपका हाइट। Base radius is one half the height of cylindrical। It means जो रेडियस है वन हाफ हाइट।
ठीक है, इसको याद रखना। सो वी आर गिवन वॉल्यूम ऑफ रूम, क्या होगा? 2 πr³ प्लस 2/3 πr³। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ रूम है और मेरे को गिवन है ऑलरेडी 1428/21। 2 πr, अगर मैं यहाँ से r³ भी कॉमन ले लूँ, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ से जो है 2 πr³ कॉमन ले लूंगी। मेरे पास क्या बचेगा? 1 + 1/3। इसको सॉल्व करके बस अब आपको आर निकालना है। 1428/21, ठीक है, अपॉन 2 पाई, पाई है 22/7। r³ तो मुझे निकालना ही है, और यहाँ क्या था ये? दिस इज 4/3 इंटू 3/4, ठीक है। इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो r की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2। ठीक है, मतलब r³ जो है आपका 8 आएगा, तो r जो है आपका 2 आ जाएगा। टोटल हाइट ऑफ रूम आपको निकालना है। अभी h क्या है मेरा? 4। यहाँ से इस रिलेशन से टोटल हाइट कितनी आ गई? 4 + 2 meters विच इज 6 meters। ठीक है, ये मीटर्स में आपके यूनिट्स, ये चीजें, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, हो जाए। वॉल्यूम ऑफ जो रूम है वो क्या है मेरा? सिलेंडर की वॉल्यूम होगी प्लस ये जो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। और ये हेमिस्फेरिकल है, मतलब हाफ भी है, तो उसको हाफ में मिलाती है। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 cm, ठीक है, एंड हाइट 12 cm। Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume, is unfilled, but hemisphere is formed on top. Okay. आइसक्रीम इस तरीके से फिल्ड है कि नीचे वाला पार्ट जो है वो फिल्ड नहीं है। 1/6 ऑफ द पार्ट इज नॉट फिल्ड, बट ऊपर हेमिस्फेयर फॉर्म हो चुका है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होएगा? देखो, पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 πr²h, which is 1/3, pi is 3.14, r is 3 का स्क्वायर इंटू h। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी 36 के पाई में ही रखती हूँ इसको। अभी आप पाई ही रखो, आगे जाके थोड़ी सी इजी हो जाती है कैलकुलेशंस, बाकी कुछ। अब मेरे को निकालनी है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, वो क्या हो जाएगा हमारा? 1/6 खाली है, तो मेरे पास बचा कितना है जो फिल्ड है? 5/6 इंटू वॉल्यूम, विच इज 30 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा टॉप में भी है,
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप, वो क्या है मेरा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 πr क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करके आपका 18 π cm³ आ जाएगा। सो टोटल मुझे क्या निकाला है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा आपका? 30 + 18 π cm³ which is 48 π cm³. 48 into 3.14, which is your 150.72 cm³. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। सिंपल है। हेमिस्फीयर वाली आइसक्रीम निकाली इसकी वॉल्यूम से, कोन वाली वॉल्यूम निकाली, और ये क्या है? 1/6 जो था वो एम्प्टी था, तो फिल कितना हो गया? 5/6 जो है वो फिल्ड है पार्ट। ठीक है, तो ये हमने ऐसे। नेक्स्ट, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये आपका आई गेस एनसीईआरटी में पूरा एज इट इज आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप खुद से जो है आपके लिए एक होमवर्क पार्ट हो गया। ये आपको बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर आपसे फिर भी सॉल्व ना हो, सो आप मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, या आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी डिटेल्स है बैच की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको पूरा प्रूविंग का क्वेश्चन है, एज इट इज आपको मिल जाएगा, ये खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, प्रूव दैट cosec a minus sin a into sec a minus cosec a is equal to 1। ओके, तो इस टाइप की जो चीजें हैं हम उनको डिवाइड कर सकते हैं LHS एंड RHS। ठीक है, तो LHS है मेरा ये cosec a minus sin a इंटू sec a minus cos a। ठीक है, cosec क्या होता है? 1/sin a माइनस साइन ए। sec क्या होता है? 1/cos a माइनस cos a। ये क्या हो जाएगा? 1 - sin² a/sin a इंटू 1 - cos² a/cos a। अब मुझे आइडेंटिटी पता है, sin² a + cos² a 1 होता है, तो 1 - sin² a क्या होता है? cos² a/sin a इंटू यहाँ पे क्या होगा? sin² a/cos a। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा? cos a इंटू साइन। ठीक है, ये आपका हो गया LHS वाला साइन। अब बारी है RHS वाली साइन। RHS में क्या है? 1/cot a + tan a। ठीक है, cot क्या होता है? sin a/cos a। सॉरी, ये हो गया आपका tan cot, हो गया आपका cos a + cos a/sin a। LCM लो, ये हो गया ऊपर तो आ गया sin a cos a, नीचे आ जाएगा आपका sin² a + cos² a। तो ये आपका जो है ये होता है आपका 1। तो ये आपका आ गया sin a इंटू cos a, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे LCM लिया है, तो ये sin a इंटू cos a हो गया, तो ये ऊपर की तरफ चला गया नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट,
A ladder set against a wall at an angle 45 degree to the ground. If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter, it top slides a distance of 3 meter. देख, पहले क्या था, एक लैडर थी वॉल के अगेंस्ट खड़ी थी एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ये मेरा जो है वॉल था एंड ये लैडर खड़ी थी एट एंगल 45 डिग्री। ठीक है, लैडर और इसकी हाइट, टोटल हाइट। उसके बाद क्या है, द लेटर ऑफ द लैडर इज फुल, if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter, it top slides a distance 3 meter down the wall, making it angle 30 degree with the ground. अब जो उसने करा कि वॉल तो एज इट इज थी, ठीक है, ऊपर से 3 मीटर हो गया और नीचे से 4 मीटर्स, एंगल हो गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका 4 मीटर, ये आपका एल है, और यहाँ से 3 मीटर जो है वो स्किड कर गया। अब यहाँ पे ये आपकी हाइट जो है वो कितनी रह गई, h-3। ठीक है, अगर ये आपकी h पूरी थी तो अब ये h-3 रह गई। फाइंड द फाइनल height of the top of the ladder from the ground and height of the ladder. लेंथ और हाइट आपको निकालनी है ग्राउंड से, जो भी आपकी फाइनल लेंथ और फाइनल हाइट है। ठीक है, जो आपकी फाइनल हाइट है वो ये वाली फाइनल हाइट नहीं है, वो ये वाली फाइनल हाइट है। ओके, सो लेंथ ऑफ लैडर बी L meters, height of ladder B H meters। ठीक है, अगर मैं इन पहले वाले ट्रायंगल में देख, ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन 45 डिग्रीज कितना है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर एच अपॉन एल, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ओके, सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, perpendicular is h and hypotenuse is L। Okay, h जो है मेरा वो हमारा h+4 होगा टोटल हाइट। ठीक है, नीचे है L, so h+4 is nothing but L/√2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल देखूं DEF, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है h-3, हाइपोटेन्यूज कितना है L, which is 1/2, so h-3 is L/2। Solving equation 1 and 2, मेरे को क्या मिलेगा, h जो है मेरा 12 मीटर आ जाएगा एंड L जो है वो 8.6 मीटर है। ठीक है, ये मेरे जो है आंसर, 12 मीटर एंड लेंथ इज 8 √6 मीटर।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट यार हो सकता था। नेक्स्ट, a ratio of 11 term to 17 term of an AP is 3:4. Find the ratio of fifth term to the 25th term of the same AP. Also find the ratio of first 5 terms to that of first 21 terms. Okay, so हमको given क्या है? 11 टर्म क्या होगी? A plus 10D and 17 टर्म क्या होगी? A plus 16D, which is 3/4. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा? 4A plus 40D is equal to 3A plus 48D, which will A is equal to 8D. Okay, फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ टर्म टू 21st टर्म, A plus 4D अपॉन A plus 20D. A क्या है? 8D plus 4D. ये क्या है? 8D plus 20D. 12 upon 28D, which is 3/7. ठीक है, फिफ्थ टर्म टू 21st टर्म, ये मेरा आंसर हो गया। अब मेरे को निकालना है रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 20। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। सम का क्या होता है? n/2, n/2 2a plus n-1 into d। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है, तो s 5/2 2a plus 5 - 2 4d upon 21/2 2a plus 20d। तो इसमें 2 से 2 तो गया 5, 2a की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ? 16d, तो यहाँ पे आ जाएगा 20d। सिमिलरली इधर 2a की जगह 16 डाल दूंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 36d। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/189। सो इसका जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो क्या होगा? सम ऑफ 5/21 is 25:189। दिस इज योर आंसर। ओके, ये भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट, 250 logs are stacked in the following manner. Okay, 22 logs in the bottom row, 21st in the next row, 20 next, and so on. In how many rows are the 250 logs are placed? How many logs are there in top? तो यहाँ पे हमें लिखना है let the number of rows be n। ओके, आपको वैसे क्वेश्चन समझ आया है? एस इस तरीके से प्लेस की है कि सबसे बॉटम में 22 होंगी, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे ऐसे करके 250 लोग लगाए हैं। तो हमको ये देखना है कि जो 250 लॉग्स हैं वो कितनी रोज में जो है आए हैं, और जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी बचे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एपी फॉर्म हो रही है, 22, 21, 20 एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे हमारा ए क्या है? 22। ओके, डिफरेंस कितना है? 1, आई गेस -1। ओके, डिफरेंस इज -1 एंड सम इज 250, टोटल 250 है। सो मेरा सम क्या होता है? n/2 2a plus n-1 into t। So 250 is equal to 250/2, or no, 250/2,
इट विल बी n/2, n तो हमको निकालना ही है, 2a प्लस n-1 इंटू -1। तो इससे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी विच विल बी दिस, n² -45n + 500 इज इक्वल टू 0। अब मैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से जो है दो फैक्टर्स निकाल लूंगी, 25 एंड 20। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 25 आया है, विच कांट बी पॉसिबल, सो देयरफॉर n विल बी 20। 25 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वैल्यू है वही 22 है। फर्स्ट वैल्यू ही जब 22 है तो 22 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो मतलब मेरे पास n20 है। नंबर ऑफ रोज विल बी 22 एंड लॉग्स इन टॉप रो क्या हो जाएगा, a20। सो a20 आप कैसे निकाल सकते हो, a प्लस n-1 इंटू टी, 22 प्लस 19t, विच विल बी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाओ, हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी के लिए आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन नंबर 34 ए एंड बी पार्ट, इसमें थोड़ी कुछ इशू आ रहा था, सो ये आप खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है, और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इनका सॉल्यूशंस दे दूँ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अ chord of circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment of the circle. Also find the area of major segment. Major and minor segment जो है वो आपको निकालना है। ये तो आपका डायरेक्ट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है आपका, हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 60/360 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14 इंटू √3/2, 308/3 माइनस 49 √3 centimeter square, which will be 17.9 centimeter square. So this is your A. ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा, सेम होगा, बस यहाँ पे एंगल कितना था, सेंट्रल एंगल 60/360 है ना, सॉरी, यहाँ पे था आपका 60/360। तो मेजर सेगमेंट के लिए आपके पास हो जाएगा 22/7, happening, yeah, what's happening, just a second, yeah, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, माइनस 308/3 माइनस 49, 3 ये एज इट इज आ गया, मेजर सेगमेंट के लिए एंगल हट जाएगा, 616 माइनस 308/3 माइनस 49/√3। It will be 598.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ये आपके यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड फॉर्मूलेज यूज करे हैं। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो बता देना कमेंट्स। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद वाले हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे केस स्टडी वाले होते हैं। ठीक है,
यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है, केस स्टडी। ओके। The discus throw is an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle and then releases the throw. When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. ठीक है, एज शोन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सब इन्होंने अच्छे से लेबल कर रखा है। ए बी इज one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. Point O is center of the circle and ABO is 30 degree. PQ is parallel to OA. Okay, this is parallel to this. Based on the above information, find the length of AB. ये मेरे हिसाब से जो है एंगल के क्वेश्चन है, मेरे को ए बी निकालना है, मेरे को ये गिवन है। तो ये क्या है, हाइपोट, ये है हमारा परपेंडिकुलर, मेरे को चाहिए बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, अगर मैं tan 30 करूँ तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 75 अपॉन ए बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज 75 अपॉन ए बी, विच इम्प्लाइज ए बी कितना हो जाएगा, 75√3 सेंटीमीटर। ठीक है। बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी, अच्छा ये 75 आ गया, ये तो 90 आएगा, ये मेरा 75√3 आ गया। ठीक है, या तो आप पाइथागोरस से निकाल लो, या फिर अब तो आप साइन से भी निकाल सकते हो। साइन 30 कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 75 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। सो साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज 75 अपॉन ओ बी, विच इम्प्लाइज ओ बी इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP, दिस पोर्शन, इसकी आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब QB कितना हो गया, अगर मैं निकालू, QB इज 150 माइनस 75 सेंटीमीटर विच इज 75। ओके, क्योंकि Q जो है मिड पॉइंट है, तो ये 75 था, ये भी 75 था, QB आ गया मेरे पास। मुझे निकालना है AP का। अब QB है, एंगल है, इससे आप निकाल सकते हो अगेन। अब देखो PQ जो है वो पैरेलल है AO के, तो PB जो है मिड पॉइंट हो गया ऑफ AB। ठीक है, सो अगर AP क्या आ गया, AB/2 विच इज 75√3/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ अगेन आप किस निकाल सकते हो, QB कितना हो गया मेरा, 75 सेंटीमीटर। अब ये देखो मेरे पास PB है 75√3, साइन, अगर मैं और tan अगेन मैं लूँ, tan 30 कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में tan 30 लगाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है QP। ओके, वी डोंट हैव QP ना, so we can't use this। अच्छा, QP तो हमको निकालना ही है, राइट, या वी कैन यूज दिस। ओके, सो यहाँ पे आ गया tan 30 क्या आ गया, QP परपेंडिकुलर अपॉन PB।
tan 30 कितना है 1/√3 QP एंड PB इज जो 75√3/2। सो यहाँ से जो QP है वो मेरा आ जाएगा 75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस थे, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आने चाहिए। नेक्स्ट, while designing the school year book, our teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by X units each to double the area of photo. Okay, the original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide. Based on the above information, algebraic equation हमको पहले लिखनी है। देखो, इसमें हमको पता है कि अगर उसने बोला कि x में दोनों तरफ बढ़ाऊंगी तो क्या मिलेगा, डबल द एरिया ऑफ फोटो, डबल इंटू एरिया। एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और उसका डबल। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आप सॉल्व करके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे तो वो ये आ जाए। ठीक है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ एनलार्ज फोटो। उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जो फैक्टर्स होंगे x+36 एंड x-6 होंगे। x will be -36 and x will be 6। सो यही वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाली चीज आ गए। सो मेरे न्यू डायमेंशंस कितने हो गए, लेंथ हो गया आपका 18+6 विच इज 24 एंड जो आपका ब्रेड्थ हो गया वो हो गया 12+6 विच इज 18। ठीक है, सो न्यू डायमेंशंस कितने हो गए 24x18। नेक्स्ट, can any rational value of x makes a new area equal to 220 centimeter square? 18 plus x into 12 plus x। x की कोई ऐसी वैल्यू जो एरिया को 220 सेंटीमीटर स्क्वायर बना दे। तो इसको सॉल्व करोगे, x² + 30x - 4 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो है x की आपकी रैशनल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, नो रैशनल वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकल के नहीं आएगा। सो नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, okay, so this is your last question for today, or last question of the question paper as well. So in Indian Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table given below shows subdivisions wide seasonal rainfall. तो ये आपका टेबल है, यहाँ पे आपको रेनफॉल mm में गिवन है, ये आपके नंबर ऑफ सब डिविजन है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होती है वो होती है आपकी जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो दिस इज योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होती है जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपकी मॉडल क्लास होगी 600 to 800। ओके, सेकेंड, फाइंड द मीडियम ऑफ द गिवन डाटा। अगर आपको मीडियन निकाल, मीडियन के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है, मीडियन के लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटू h जो आपका क्लास साइज है अपॉन f। यहाँ पे ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं वो प्रीसीडिंग क्लास की यूज करते हैं। ये सब आपने थ्योरी में सब पढ़ा होगा, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया।
अब देखो, यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊं, ये मेरी रेनफॉल गिवन था, ये एक्स आई गिवन है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन, ठीक है। एक्स आई इज द एवरेज टर्म, तो इसकी एवरेज ये होगा, इसका एवरेज ये होगा, दिस इज योर एक्स आई। अब मीडियन के लिए मेरे को चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एड ऑन्स, ठीक है। एडेड फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एडेड फ्रीक्वेंसी टू। अब नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 4+2 को ऐड कर देंगे, इसके लिए क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसके लिए क्या होगा, इन सबको ऐड कर देंगे, सो कीप ऑन एडिंग एडिंग एडिंग, ठीक है। तो ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब मेरे को मीडियन निकालना है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एल। एल जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। ये मेरा मॉडल क्लास था, ठीक है, और मीडियन क्लास, देखो टोटल एन जो है मेरा 24 है, ठीक है। सो n/2 जो है 24/2, विच इज योर 12th ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है। तो 12th ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी मीडियन क्लास होगी। सो 12th ऑब्जर्वेशन 13 इधर है, तो इसी 6 से 13 के बीच में, यानी 600 to 800, ये है मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास आ गई, तो मीडियन निकालने के लिए एल, एल क्या है हमारा, एल है मेरा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, विच इज 600 प्लस n/2, 24/2, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो ये 13 है, इसकी पहले वाली 6 इंटू क्लास साइज विच इज ऑफ 200, ये आपका क्लास साइज होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो मीडियन मेरा आ जाएगा 5400/7, विच इज 771.4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये जो 3 और 4 है ना, ये आपके और वाले क्वेश्चंस, ये जो है मेरे और वाले क्वेश्चंस हैं, तो या तो आपको ये दो अटेंड करने हैं, या फिर आपको ये दो अटेंड करने हैं, ठीक है। अब थर्ड देखो, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। सो मीन क्या होता है हमारा, मीन जो होता है वो होते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, या फिर एन जिसको, ठीक है। सो FI XI इज यूज्ड फॉर मीन, ठीक है। अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं इसको यूज करूंगी, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके जो है मेरा यहाँ पे आएगा 20400। तो अगर मुझे मीन निकालना है तो डेट इज समीशन ऑफ FI XI, ठीक है, अपॉन एन। सो समीशन ऑफ XI इज दिस अपॉन एन, कितना है, 24। इसको सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 850, दिस इज योर मीन। थर्ड पार्ट, सेकंड, ओके। Last, if subdivision having at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then how many subdivisions have good rainfall? तो 1000 mm से ज्यादा वाला जो भी है वो आपका गुड रेनफॉल में आता है, ठीक है। तो गुड रेनफॉल के लिए 1000 mm से ज्यादा इसमें आ गया, यहाँ से देखो ये 1000 mm प्लस है, तो इसके लिए कितना हो गया गुड रेनफॉल, नंबर ऑफ सबडिविजन्स ऑफ गुड रेनफॉल, 2+3+1+1, विच इज 7, ठीक है।
सो इसमें यही पूछा था 1000 से ज्यादा जो है वो आपका कंसिडर होता है गुड रेनफॉल में, तो 1000+ जो भी है वो ये। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो है वो खत्म होते हैं क्वेश्चंस। जो आपका क्वेश्चन पेपर था 2023 का सीबीएसई, वो आपका फिनिश हो गया, ओके, विद ऑल द सॉल्यूशंस। अब ये एक आपको क्वेश्चन है विच इज अ सैम्पल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, यू शुड ट्राई एंड सेंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, और कमेंट डाउन द आंसर। ठीक है, बाकी आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आगे आने वाले टाइम में हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, ओके। सो या, थैंक यू।